चलिए बात करते हैं हम लोग। तो हॉर्टिकल्चर में पार्ट सेकेंड में हम लोग, पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बेसिक सारी जानकारी ले ली थी। अब पार्ट सेकेंड के ऊपर आते हैं और अच्छी अच्छी जानकारी लेते हैं, क्योंकि पेपर में अधिकतर क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, वैरायटी से मिलता है। इसका स्पेसिंग है, जैसे लाइक आम्रपाली, या आप देखते होगे कुछ पॉली एम्ब्रियोनिक होते हैं, कुछ मोनो एम्ब्रियोनिक होती हैं वैरायटियाँ, या अल्टरनेट बियरिंग होता है, एक रेगुलर बियरिंग होता है, पढ़े हो ना, अल्टरनेट बियरिंग, रेगुलर बियरिंग वगैरह। या फिर डिजीज से प्रश्न आ जाता है कि कौन सा डिजीज लगता है, क्रॉस पूछ लिया जाता है, जैसे मल्लिका का क्रॉस पूछ लिया, लाइक कि मल्लिका का क्रॉस कैसे है। तो बहुत से बच्चे नहीं याद कर पाते थे, तो हम उनको ट्रिक बताते थे, याद करो कि यूपी में एक एनडी यूनिवर्सिटी है, कौन सी है, एनडी यूनिवर्सिटी है। मल्लिका एक लड़की है, कहाँ पढ़ती है, एनडी यूनिवर्सिटी में, मतलब नीलम और दशहरी, ठीक। तो वो उस हिसाब से याद हो जाता था। और भी तरीका हम बता देंगे आपको याद करने का। एक मारा वाली ट्रिक भी हम बता देंगे। मारा मतलब मल्लिका, और ए मतलब आम्रपाली, मल्लिका का जस्ट उल्टा आम्रपाली। रा मतलब रत्ना, और रत्ना का जस्ट उल्टा अर्कानील किरण। तो ये ट्रिक भी बता देंगे। एक याद कर लो, दूसरा अपने याद, एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद कर लोगे, ठीक। ये सारी चीजें बता देंगे, घबराने की कोई बात नहीं। हम हॉर्टिकल्चर में थोड़ी थोड़ी ट्रिक का मामला खेलते हुए चलेंगे, ताकि जो परेशानियां थी, जो दिक्कतें थी, वो ना आए। 7 प्रश्न मान लो यूपी कैटेट सॉरी एजीटीए में आएंगे ही आएंगे, 7 प्रश्न कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 10 भी हो सकते हैं, क्योंकि 25 में आपका हॉर्टिकल्चर प्लस एग्रोनॉमी दोनों है। अब वो उनका अनुमान कितना है ये किसी को पता नहीं अभी तक, सब हवा में ही चल रहे हैं कि हम हॉर्टिकल्चर इतने प्रश्न आएंगे, एग्रोनॉमी इतने आएंगे। हम तो कह रहे हैं 12-12 आ जाएं, क्योंकि हमको तो सारी चीजें पढ़नी है पढ़नी, ठीक है। तो हमको ये मतलब नहीं कि कितने प्रश्न आ जाए, हमको मतलब है कि कंटेंट हमारे दिमाग में कितना घुस जाएगा। और ध्यान देना, कोर्स के ज्यादा चक्कर में मत पड़ा करो कि कोर्स कैसे जल्दी पूरा हो। जल्दी का मतलब है आधा काट के भाग जाएगा कोई। भाई जल्दी का शब्द जहां आता है, आपसे कोई कह दे कि ये काम तुमको करना है, बहुत जल्दी में निपटाना है, फिर तुम्हारा जो माइंडसेट होगा कहाँ पे होगा, काम को खत्म करने पे होगा, ना कि काम की क्वालिटी पे होगा। गलत बोले क्या? आपको कोई काम दे दिया जाए और रिमाइंडर दे दिया जाए कि ये काम करना है और जल्दी करना है, तो आप क्वालिटी पे ध्यान नहीं दोगे। जैसे हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ाते हैं जब, तो क्रैश कोर्स में एक आध महीने में पूरा कोर्स सुलटाना होता है, वही कोर्स जो बच्चे 1 साल से पढ़ते आ रहे हैं। तो दोनों में क्या एक जैसा होगा पाएगा मामला? नहीं हो पाएगा। सिलेक्शन क्या क्रैश कोर्स से होते हैं पर किनके, जिनका बेस बहुत मजबूत होता है। ये कहो कि तुमने कभी पढ़ाई नहीं है और तुम क्रैश कोर्स में जाके सिलेक्शन ले लो, नहीं ले पाओगे, ठीक। तो अब हम शुरुआत करते हैं। आम की खेती, हमारी हेडिंग होगी कल्टीवेशन ऑफ मैंगो। जहां पर अंग्रेजी ज्यादा होने लगी तुरंत बता देना, ठीक है। वैसे तो हम अंग्रेजी ज्यादा प्रयोग नहीं करते हैं, कभी कभी प्रयोग कर लेते हैं जहां पर जरूरत पड़ती है। चलो, अब हम लोगों ने बेसिक सारी चीजें पकड़ ली थी इसकी। अब इसकी जलवायु की दशाएं पूछ लेते हैं, क्योंकि कई बार आम का पूछ लिया जाता है कि आम कौन सी जलवायु का फल है, तो कई सारे बच्चे इसमें गलत करके चले जाते हैं, ठीक। इसको गलत नहीं करना अपने को। तो आम में अगर जलवायु की बात करेंगे, क्लाइमेट की अगर हम बात करें, जलवायु की, तो ध्यान देना, हमारे भारत में तीनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इसलिए भारत को उपमहाद्वीप भी बोला जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप। क्योंकि भारत में क्या होता है, तीनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ऐसे बहुत ही रेयर केस में कंट्री ऐसी भारत है जिसमें तीनों प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें, तो भारत के अंदर ट्रॉपिकल जलवायु भी देखने को मिलती है। कौन सी? ट्रॉपिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं, उष्ण बोलते हैं ना। भारत के अंदर सब ट्रॉपिकल जलवायु भी देखने को मिलती है, जिसको उपोष्ण या समशीतोष्ण बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, उपोष्ण या समशीतोष्ण। और एक होता है टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब होता है शीतोष्ण, ठंडी जगहों पर। तो आम जो होता है मेजर रूप से कौन सी जलवायु का पौधा है? ट्रॉपिकल का है। मेजर रूप से कौन सी जलवायु का पौधा है? ट्रॉपिकल जलवायु का पादप है। इस बात को समझ में आ गई? किसका है? ट्रॉपिकल। परंतु सब ट्रॉपिकल में भी उगाया जा सकता है, नहीं उगाया जा सकता? हम लोग सब ट्रॉपिकल में आते हैं,
यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सब सब ट्रॉपिकल का रीजन है और यहाँ आम बहुत तेजी से होता है। लीडिंग स्टेट के रूप में हम लोग जाने जाते हैं उत्तर प्रदेश वाले मैंगो के केस में। तो ये सब ट्रॉपिकल में भी उगाया जा सकता है, बट टेम्परेट में नहीं उगाया जा सकता मैंगो। ठीक, तो क्वेश्चन आया हुआ है कि आम की खेती कौन सी जलवायु में नहीं की जा सकती? टेम्परेट में नहीं की जा सकती। बाकी आम है कौन सी जलवायु का पौधा? ट्रॉपिकल का है। किसका है? ट्रॉपिकल का है। अगर हम बात करें, आम एक क्लाइमेट्रिक फ्रूट है या नॉन क्लाइमेट्रिक है? क्लाइमेट्रिक है। आप चले जाओ अपने बचपन में, आम तोड़ के लाते थे, भूसा में डाल देते थे, डाल देते कि नहीं डाल देते थे? और 4-5 दिन बाद देखते थे आम की बजाय टपका बन के निकल आता था। कच्चा आम जो था ना, कैरी, उसका टपका बना लेते थे हम, एकदम बढ़िया पक जाता था। तो इसका मतलब तोड़ने के बाद आम क्या होता है? पक जाता है। इसका मतलब कैसा है? क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। कैसा है? क्लाइमेट्रिक। तो आप क्लाइमेट्रिक याद रखोगे या बचपन वाली कहानी याद रखोगे? बचपन वाली कहानी याद रखोगे। कभी भी फलों के बारे में क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक आए, तुम तुरंत अपने बचपन की ओर चले जाना, किताबों पे ध्यान मत देना, तुरंत बचपन पे जाना। अच्छा, जामुन, जामुन तो हमने कच्चा कभी पकाया नहीं। कच्चा पकाया हो जामुन? नहीं पकाया हो। नींबू, नींबू पकाया हो कच्चा? सड़ जाएगा, पकेगा नहीं। तो ऐसे उदाहरण आप जिंदगी में अपनी जी के जी लो कि हाँ ये नहीं वो नहीं, कहाँ तक याद करोगे? कुछ याद करने वाली चीजें होती नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जीवन पर्यंत आपको दिमाग में उतारनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं तापमान, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंगो का तापमान पूछा जाता है। टेम्परेचर 24 से 28 डिग्री सेल्सियस जो इसका होता है आइडियल टेम्परेचर माना जाता है। कितना? 24 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तापमान माना जाता है। साथ ही साथ मिट्टी, आम की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है सैंडी सॉयल। कौन सी होती है? सैंडी सॉयल। सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है बलुई मिट्टी, सैंडी सॉयल। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आम की खेती के लिए मिट्टी कौन सी? सैंडी सॉयल। पीएच की अगर हम बात कर लें कि पीएच कैसा होना चाहिए, तो अगर पीएच की बात करेंगे तो 6.5 के आसपास हम लगाते हैं और ये 7.5 तक पीएच तक ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो मैंगो आपका कितने पीएच तक ग्रो कर सकता है? 6.5 से लेकर के 7.5 पीएच तक ग्रो कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि मैंगो के केस में अगर हम स्पेसिंग देखें, अंतरण देखें, तो मैंगो में अंतरण कितना रखते हैं? 10 × 10 मीटर स्क्वायर, यही तो रखते हैं मैंगो में अंतरण। 10 बाई 10। एक पौधा अगर लगाए हैं तो उससे 10 मीटर आगे दूसरा पौधा लगाएंगे और उसके साइड में भी 10 मीटर रखेंगे। मतलब मान के चलो अगर एक पौधा हमने यहाँ लगा दिया तो दूसरा पौधा इसके बीच में 10 मीटर का गैप, तीसरा पौधा यहाँ बीच में 10 मीटर का गैप, यहाँ 10 मीटर, यहाँ 10 मीटर, फिर यहाँ एक पौधा लगेगा, फिर यहाँ 10 मीटर, फिर यहाँ एक पौधा लगेगा, ये ऑलरेडी 10 मीटर होगा ही होगा। ठीक, तो ये समझ लो कि नॉर्मल जो आम का स्पेसिंग होता है वो कितना होता है? 10 बाई 10 होता है। अब जब 10 बाई 10 होगा तो गड्ढे का साइज क्या होगा? पिट साइज। गड्ढे, गड्ढा का आकार, ध्यान देना, गड्ढा का आकार जितना मीटर हो इसको 10 से गुणा कर देना। 10 बाई 10 है तो 100 बाई 100 बाई 100, ये सेंटीमीटर, और मीटर में लाओगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, या तो आप यहां से क्या करोगे? 0 गायब कर दोगे, तो गड्ढे का साइज 1 मीटर क्यूब। आप इस हिसाब से गड्ढे का साइज निकाल लोगे। किसी भी फल का पूछे जिसकी स्पेसिंग मान लो 6 बाई 6 है तो उसके गड्ढे का साइज 0.6 मीटर, 0.6 मीटर, 0.6 मीटर हो जाएगा। ये सभी फलों की हम बता दिए। एक का पढ़ो, सबका उसी हिसाब से लगाते चले आओ। भैया क्या नाम है तुम्हारा? सुमित। लौंग बना रहे हो? पड़ोसी का भूत उतार रहे हो क्या? जागते रहो क्लास में, हमने सोने के नुकसान बताए ना तुम्हारे। अभी तुम्हारा ब्याह हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ ना। क्लास में सोओगे तो अधिकतर बच्चा अपने पेन की नोक ऐसे करके सोता है और तुम गलती से ऐसे आंख पे लड़ेगी तुम्हारे पेन और तुम्हारी एक आंख चली जाएगी, फिर ब्याह होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तुम तो ऐसे देखोगे किधर सब्जी लानी है क्या? पता लगा तुम अपनी बीवी से बात कर रहे होगे, पड़ोस में भाभी खड़ी होंगी, वो कहेंगे हमारे लिए सब्जी ला रहे हैं देवर जी, बहुत बढ़िया बात। तो ऐसी जिंदगी बनाओगे क्या अपनी? क्लास में कभी नहीं सोना, घर से सो के आओ भयंकर। व्हाट्सएप वाली यूनिवर्सिटी में तो नहीं पढ़ाई करते हो रात में?
चलो आगे देखते हैं। कुछ अलग सा अंतरण आता है, जैसे आम्रपाली। आम्रपाली के बारे में हम आप एक दिन आपको बताए थे ना, क्या बताए थे? मगध के भैया राजकुमार थे, उनकी कहानी चलती थी किससे? आम्रपाली से। ठीक, वो उनकी प्रेमिका थी आम्रपाली। राजा का है, ऐसे कैसे हो सकता है, हमारा राजा का लड़का और ये नर्तकी थी उस समय नाचने वाली थी आम्रपाली, तो ब्याह नहीं करवाया। तो इसलिए क्या हुआ, एक प्रेम कहानी अमर हो गई आम्रपाली की। ठीक है, इनके नाम पे ट्रेन सब कुछ चलता है, एक भोजपुरी एक्ट्रेस भी हैं। तो आम्रपाली प्रजाति का जो स्पेसिंग रखा जाता है, कितना रखा जाता है? 2.5 मतलब 2.5 इंटू 2.5 मीटर स्क्वायर, ये आम्रपाली का रखा जाता है। और आम्रपाली की एक खासियत होती है अति सघन बागवानी, हाई डेंसिटी प्लांटिंग, लिख लेना, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए फेमस होती है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए प्रसिद्ध, अतिसघन बागवानी के लिए प्रसिद्ध वैरायटी होती है कौन सी? आम्रपाली। ध्यान देना। तो यहाँ पर हमने आकार, स्पेसिंग, दुनिया भर की बातें कर लिए, गड्ढे का साइज हमने बता कर लिया। ठीक है, अब क्या होता है, आम जो होता है उसका प्रोडक्शन होता है। आम के प्रोडक्शन में पोटेशियम का बहुत ज्यादा रोल होता है। बिना पोटेशियम या पोटेशियम की कमी से हम अच्छा आम पैदा ही नहीं कर सकते। फास्फोरस की कमी हो जाए एक साइड चलेगा, मगर आम की खेती में पोटेशियम की कमी नहीं होनी चाहिए। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आम किस तत्व की कमी से अपना जीवन यापन अच्छा नहीं कर पाता है? तो पोटेशियम की कमी से। आम के अंदर अगर पोटेशियम कमी है तो वो अच्छा ग्रोथ नहीं करेगा। तो यहां तक बात समझ में आ गई? आगे बढ़ा जाए अपने, ये लिख लिया सब। यहां से प्रश्न आएगा भैया आम्रपाली वाला। तो कहानी हमने आम्रपाली की बताई थी ना। आम्रपाली की क्या कहानी बताई थी कि वो निम्न कैटेगरी की थी, इसलिए राजा ने शादी नहीं की थी। यहां पर आम्रपाली की क्या है? निम्न स्पेसिंग है। तो वहां की कहानी से यहां की कहानी को आप जोड़ सकते हो। ठीक, बहुत छोटी दूरी पे ये लगा ली जाती है, बहुत छोटा सा पौधा होता है। 1 हेक्टेयर में कितना पौधा लगेगा भैया? 1 हेक्टेयर में अगर हम बात करें तो ये वाला पौधा कितना लगेगा? 100 पौधा लगेगा। कितना? 100 पौधा लगेगा। और आम्रपाली का अगर हम बात करें 1 हेक्टेयर में कितना पौधा लगेगा? 1 हेक्टेयर की अगर हम बात करें तो कितना पौधा लग जाएगा? 1600 पौधा लग जाएगा, 1600 पादप। आप इसको भी नोट कर लो, 1 हेक्टेयर में आम्रपाली के 1600 पादप लगेंगे और वो वाले कितने लगेंगे? 100 लगेंगे। कहां से आएंगे ये, कैसे ज्ञात करेंगे हम? 10,000 बटे 10/10, 100 आ जाएगा। 10,000 बटे 2.5 इंटू 2.5, दशमलव बढ़ा दोगे ऊपर जीरो, दशमलव हटा दोगे जीरो, बढ़ते चले जाएंगे और काट देना, 1600 पौधे आ जाएंगे। नहीं काट पाना तो बताना, क्लास के लास्ट में हम काट के चले जाएंगे। किसको? स्पेसिंग वाले मैटर को। ठीक, आगे बढ़े। चलो अब हम बात करते हैं, आम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि परागण। ठीक है, पॉलिनेशन। परागण की बात करते हैं, पॉलिनेशन की। परागण सभी लोग जानते हो क्या होता है? एंथर से परागकण निकलकर स्टिग्मा पर जाकर बैठते हैं, ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। यही परागण होने के बाद ही क्या होता है? निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन होता है। और निषेचन के बाद ही भ्रूण बनता है, और भ्रूण के बाद ही क्या बनता है भैया? फल, बीज वगैरह ये सब निर्माण होता है। ठीक, परिपक्व अंडा से क्या बनाएगा? फल बनाएगा। परिपक्व बीजांड क्या बनाएगा? बीज बनाएगा। जो आज हम लोग खा रहे हैं वो सब इन्हीं वजहों से हो रहा है। तो आम में कैसा परागण होता है? पर परागण होता है। पहली बात, कैसा होता है? पर परागण होता है। तो नंबर 1 कहानी हम लोग लिखेंगे, पर परागण मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। अब पर परागण क्यों होता है? क्योंकि कोई ना कोई इसके अंदर ऐसी कहानी पाई जा रही होगी जो पर परागण हो रहा है। बेचारा नर अपने ही मादा पुष्प को नहीं परागित कर रहा है, कहीं दूसरी जगह जा रहा है, तो कुछ तो वजह रही होगी। और पर परागण होता किसके द्वारा है? घरेलू मक्खी के द्वारा। किसके द्वारा होता है? घरेलू मक्खी द्वारा होता है। ध्यान देना, घरेलू मक्खी द्वारा, हाउस फ्लाई। ठीक है, तो हाउस फ्लाई आपका घरेलू मक्खी, मस्का डोमेस्टिका, यही तो होता है घरेलू मक्खी। तो मस्का डोमेस्टिका आप याद रखोगे, घरेलू मक्खी याद रखोगे, पर परागण होता है।
अब अगर हम पूछ लें पूरे विश्व में, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में परागण सबसे ज्यादा किसके द्वारा होता है, तो हवा के द्वारा होता है पूरे विश्व में। भारत के अंदर परागण सबसे ज्यादा होता है, मधुमक्खी करता है। मधुमक्खी का मेन उद्देश्य होता है परागण, दूसरा उद्देश्य होता है पराग इकट्ठा करना। पहला होता है परागण। कई बार क्वेश्चन आया है कि मधुमक्खी का मेन प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होता है मधुमक्खी के जीवन का, तो वो परागण होता है। कई केसेस में पूछे जाते हैं, जैसे ऑयल पाम में परागण किसके द्वारा होता है, तो बीविल के द्वारा होता है। किसके द्वारा, बीविल। अंजीर में पूछा जाता है किसके द्वारा होता है, बर्र के द्वारा होता है, बर्रैया, जिसको बाष्प बोलते हैं, बाष्प के द्वारा होता है। मैंगो में किसके द्वारा होता है भैया, हाउस फ्लाई के द्वारा होता है। समझ में आ गया। इसी परागण से कहानी संबंधित है कैजिंग टेक्निक। कैजिंग मतलब पिंजड़ा, पढ़े होगे ना आप लोग। कैजिंग टेक्निक, पिंजड़ा पद्धति, पिंजरा पद्धति। क्या होता है पिंजरा पद्धति, ये वाली जो पद्धति होती है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली के द्वारा विकसित हुई है। कैजिंग टेक्निक, इसको विकसित करने का श्रेय आर्यन सिंह को जाता है। किसको जाता है, आर्यन सिंह को। तो लिख लेंगे IARI के वैज्ञानिक आर्यन सिंह द्वारा विकसित। किसके द्वारा विकसित, आर्यन सिंह के द्वारा विकसित। होता क्या है ये कैजिंग टेक्निक, तो जरा ध्यान देंगे। इस प्रकार से कैज सिस्टम बनाया जाता है। ये कैज बना लिया जाता है, पिंजड़ा बना लिया जाता है, ठीक। इसी पिंजड़े में यहां पर एक फटा सा या टूटा फूटा आम रख दिया जाता है, सड़ा सा, रस जिसमें से निकल रहा हो, ठीक है। मतलब फटा सा या सड़ा सा आम रखा जाता है, आम रखा जाता है जो सड़ा हुआ होता है। क्यों रखा जाता है, ये घरेलू मक्खी को आकर्षित करता अपनी ओर, जो मक्खी होती है ना उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। अब ये आम जो होता है क्या करता है, घरेलू मक्खी का आकर्षण, जो घरेलू मक्खी है इसका क्या करेगा, आकर्षण करेगा। मतलब इस मक्खी को अपनी ओर खींचेगा, और जब ये मक्खी आ जाएगी बाग में, और ये बाग में कई जगह रखे होंगे, तो यहाँ क्या करेगी, कहीं घुसेगी, थोड़ा बहुत इनको खाएगी और आम के वृक्षों पर बैठेगी। जब बैठेगी तो क्या करेगी, परागण करेगी। तो कैजिंग टेक्निक जो होती है, पिंजरा पद्धति होती है, क्या होता है, आम में परागण को बढ़ावा देने के लिए होती है, ठीक। तो इसका उद्देश्य क्या है, परागण को बढ़ावा देना या परागण क्रिया में सहायता करना, परागण क्रिया में सहायता करना। हाँ भैया, आम सीजन में नहीं मिलता है, आम सीजन में नहीं मिलता है, कहीं से भी आ जाए, या रस डाल दिया जाता है यहाँ पर। जरूरी नहीं कि आम ही डाला जाता है, कोई रस डाल दो ऐसा जो मतलब मीठा हो, ठीक है, जो मक्खियों को अपनी ओर अट्रैक्ट करे। आप तो आजकल ऑफ सीजन आम आ रहे हैं, कहीं से उठा लो टूटा फूटा, या आप कोई भी आप यहाँ पर रस ऐसा डाल दो, मीठा हो, चिपकने वाला हो, ताकि मक्खियाँ जो हैं इधर की तरफ भागेंगी, और जब मक्खियाँ इधर की तरफ भागेंगी तो ये आम के पेड़ों पर बैठेंगी और परागण करेंगी, जिससे क्या होगा, पर परागण अच्छा होगा, तो इसमें क्या होगा, बढ़िया सा फलत होगी। तो कैजिंग टेक्निक पूछा जाएगा किसमें सहायता करती है, परागण क्रिया में सहायता करती। होता क्या है, एक पिंजड़ा होता है, इसमें आम हो, या आम की जगह पे रस लगा लेते हैं, आम की जगह पे मीठा रस होता है किसी भी फल का, मीठा रस, ठीक है, मीठा रस या आम,
डाल दिया जाता है जो अपनी ओर आकर्षित करता है। तो पर परागण से जो प्रश्न बनेंगे, चाहे वो हार्ड बने चाहे सिंपल बने, आपका ये स्लाइड जो है ये आपका काम आ जाएगा। और आम में पर परागण के केस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि किसके द्वारा पर परागण होता है। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, हम पढ़ते पढ़ते समय में ही याद कर लेंगे, क्योंकि अब उतना समय नहीं बचा कि हम 10 बार उसको घोटें। और इतने ज़्यादा बच्चे भी नहीं हैं, हम लोग सब बीएससी एमएससी वाले हैं, पास आउट बैठे हो इसमें। कईयों लोगों के पास एमएससी की डिग्री होगी। कितने लोगों के पास है एमएससी की डिग्री? है या चल रही होगी? मैक्सिमम हमें लगता है सारे लोग होंगे, सबके पास है, एक आध बच्चों को छोड़ के। तो मास्टर की डिग्री सब लोग हो, एकदम अपने आप में कहो तो मास्टर हो, नहीं हो मास्टर? और मास्टर हो भी, कई लोग इसमें मास्टर भी हैं, और या कहीं से कोई जॉब छोड़ के आए हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में अपनी फील्ड में अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर रखे हैं। तो इन बच्चों को ज़्यादा बताने की आवश्यकता तो है नहीं मेरे हिसाब से, क्यों? या है? अगर होगी भी तब भी नहीं बताया जाएगा, क्यों? क्योंकि आप पढ़ ही लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ी और भी चीज़ें, जैसे नॉर्मल चीज़ें हैं। आम की उपज पे चर्चा कर लेते हैं कि उपज की अगर हम बात करेंगे तो प्रति पौधा कितनी उपज मिलेगी? 80 से 100 फल मिलेंगे आपको प्रति पौधा। हाँ, ये याद नहीं करना है आपको, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो आंध्र प्रदेश में मिल रहा उपज वही यूपी में मिलेगी, वही बिहार में मिलेगी। हर जगह अलग अलग होती है। मान लो पहले आंध्रा वालों ने किताब लिख दी तो उनका डाटा सही माना जा रहा है, कहीं मान लो यूपी वाले पहले अगाई मार देते तो यूपी का डाटा सही माना जाता। तो ये जो डेटा है ये कोई बढ़िया सही नहीं माने जाते, इसलिए इनको याद रखोगे प्रति पौधा। तो 80 से लेकर के 100 फल माने जाते हैं कि प्रति पौधे के हिसाब से उत्पादन होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि मैंगो, आम, विश्व में सबसे ज्यादा आम कहाँ उगाया जाता है, कहाँ उत्पादन होता है? भारत में। ठीक है, दूसरे नंबर पे चीन में। तो विश्व में सर्वाधिक आम कहाँ उगाया जाता है? विश्व में सर्वाधिक आम। बचपन में जब आम बनाने के लिए दिया जाता था, मास्टर लोग आम बनाने के लिए दिए जाते थे, तो वो कलर वाली जो प्लेट आती थी, देखा ना, आम के आकार की होती थी, उसको उल्टा रख के छाप देते थे, नहीं छापते थे? कई बार आम बनाने वाली घटना आई सामने। विश्व में सर्वाधिक आम का उत्पादन और अपने लोगों के जो रिश्तेदार होते हैं वो भी बहुत परम होते हैं। जब सेब का सीजन होता है घर आएंगे तो फल नहीं लेके आएंगे, और जब आम का सीजन आएगा तो फल भर के लेके आएंगे, क्योंकि 20-25 रुपए किलो मिल जाते हैं ना, तो लेके आ जाएंगे 1-2 थैली में, बढ़िया से तुम खुश हो जाओ। क्योंकि आम के सीजन में हमें नहीं लगता किसी भी व्यक्ति तक आम की पहुंच ना हो पाती हो, हर व्यक्ति आम तक पहुंच ले ही लेता है, क्योंकि भारत भाई आम का नगरी है। तो विश्व में सर्वाधिक आम कहाँ होते हैं? भारत के अंदर होते हैं, और भारत में सर्वाधिक आम यूपी में। भारत में सर्वाधिक आम का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र है मलिहाबाद। जब आप हरदोई से लखनऊ जाओगे तो काकोरी के बाद आपको मलिहाबाद पड़ेगा। ठीक है, लखनऊ से 25 किलोमीटर, 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहां पर एक मलिहाबाद में बहुत सारे आम की अलग अलग आपको वैरायटी देखने को मिलेगी। तो कई बार क्वेश्चन भी आता है, राष्ट्रीय आम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय आम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ। हाँ, वही लोकल नाम ज्यादा नहीं लिखा जाता, लखनऊ यूपी। ठीक है, तो अब हमने देखा कि लखनऊ यूपी में क्या है? राष्ट्रीय आम अनुसंधान संस्थान, नेशनल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब यहाँ एक CISH भी है लखनऊ में, उस पर भी बहुत सारा काम होता है, ये CISH के अंडर में ही काम सारे करते हैं। तो CISH की जब हम बात करते हैं, ये कहाँ है? लखनऊ। CISH मतलब क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ
सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, या अगर हम बात करें केंद्रीय समशीतोष्ण बागवानी संस्थान, इसको हिंदी में बोलेंगे। अंग्रेजी की अगर बात करेंगे तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। ये भैया कहाँ पड़ता है? ये भी लखनऊ में पड़ता है अपना। ठीक, अब बात करते हैं CISH की। हम जिक्र क्यों किए? क्योंकि CISH ने पहला मैंगो हार्वेस्टर बनाया। ठीक, मैंगो हार्वेस्टर, फर्स्ट मैंगो हार्वेस्टर किसने विकसित किया? CISH ने विकसित किया। तो लिख लेंगे फर्स्ट मैंगो हार्वेस्टर। विकसित किया। मैंगो हार्वेस्टर क्या होता है? पहले क्या होता था, हम लोग मैंगो में डाल पे चढ़ के उस डाल को हिला देते थे, नीचे फट्टा वगैरह बोरी वगैरह लगा के उसको कलेक्ट करते थे। अब क्या हुआ, मैंगो हार्वेस्टर इस टाइप का बनाया इन्होंने, जैसे एक बांस का इस प्रकार से इन्होंने बनाया और उसी में एक कटर लगाया इस प्रकार से, बांस में ही कटर लगाया और कटर के नीचे यहाँ पर इस प्रकार से थैला बनाया। अब ये ऊपर आम के जैसे फल लगे हैं, उन पे ऐसे कटर लगाओगे, आम कटेगा और थैले में नीचे गिरेगा, तो एकदम उसकी जो क्वालिटी होगी वो डिट्योरेट नहीं होगी, आपको बढ़िया उसका इल्ड का जो रेट होगा वो आपको मिल जाएगा। नहीं तो भारत वाले तो कैसे भी आम खा लेते हैं, कैसा भी हो, चाकू से निकाल के साइड से अपना हो जाता है। परंतु जब विदेश का कोई देश, फॉरेन का जब कोई कंट्री हमारे यहाँ से जब किसी चीज को क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा या एक्सपोर्ट करेगा, इंपोर्ट भाई मंगाएगा वो, तो हमारे यहाँ से जब वो कोई मंगाएगा कोई चीज, तो उसके पास तो अपार पैसा है, वो तो हर चीज देखेगा। अभी तुम कपड़े लेने जाओ और तुम्हारे पास बहुत सारा पॉकेट में पैसा है, आप हर चीज देखोगे, कलर देखोगे, उसकी क्वालिटी देखोगे, उसको बार बार फैला फैला के कपड़े को देखोगे कहीं फटे ना। अब जैसे उनके पास बहुत सारा पैसा होता है तो वो हर टाइप की क्वालिटी देखते हैं कि कहीं डैमेज तो नहीं है, कहीं इसके अंदर चोट तो नहीं लगी, कहीं लेजन तो नहीं है, कहीं इसमें कोई डिजीज इफेक्टेड तो नहीं है। और हम लोग क्या होता, आम खरीदे, पानी में डाले, नहीं डाले, कभी कभी आलस में ऐसे ही निकाल गए। तो वहां जब सारी क्वालिटी देखी जाती है, तो जब आम हम डायरेक्ट तोड़ेंगे तो उसमें जमीन में गिरने में क्या होता है, उसमें चोट लग जाती है, चोट लग जाती है, तो वहां पर नेक्रोसिस टाइप का हो जाता है, सड़ने जैसा लगता है, तो वो उसको पसंद नहीं करते। ठीक, इसलिए ये हार्वेस्टर वगैरह हम आज उपयोग करते हैं बड़े मात्रा में, ताकि आम बढ़िया हमें मिल जाए, क्वालिटी वाला, टूटे फूटे ना। ठीक है, इसको लिख लिया, लिख लो इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो आगे हम लोग बात करते हैं इंटरक्रॉपिंग की, कि मैंगो में हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या मैंगो में इंटरक्रॉपिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो किसानों को क्या फायदा है। तो अंतरा सस्यन की बात कर लेते हैं। इंटरक्रॉपिंग, देखो इंटरक्रॉपिंग में फायदा क्या होता है, मैंगो के बड़े बड़े पेड़ होते हैं और 10 बाई 10 पे हम लगाते हैं, तो बीच में बढ़िया खासा जगह मिल जाती है। तो अगर किसान अच्छा है, उसका बढ़िया अवेयर किसान है, तो वो क्या करेगा, उस खाली जगह का यूटिलाइजेशन करेगा, उपभोग करेगा, और उसमें जो फिलर प्लांट के रूप में वो लगा लेगा, जिससे शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप होगी, इल्ड मिलेगी, उससे वो क्या करेगा, अपना खर्चा निकालेगा, उसकी इनकम भी डबल हो जाएगी। तो मैंगो मान लो, एक तरफ हम लोग बात करते हैं मेन क्रॉप और इंटरक्रॉप, जो साइड में लगाएंगे भैया वो कौन सी होगी, इंटरक्रॉप होगी। तो मेन क्रॉप के रूप में अगर हम मान लो मैंगो लगाते, तो मैंगो जब शुरुआत में लगाते हैं हम लोग, तो जरूरी नहीं कि तुरंत मैंगो का पौधा एकदम बड़ा हो जाए, धीरे धीरे बड़ा होता है। तो उस समय हम इसमें कोई ना कोई फिलर प्लांट लगाते हैं, जब बड़ा हो जाता है तब भी हम फिलर प्लांट लगाते रहते हैं। तो मैंगो की खेती में सबसे उच्च क्वालिटी का फिलर प्लांट कौन होता है, पपीता, क्योंकि इल्ड ज्यादा देता है, तो उससे फार्मर को क्या होती है, इनकम ज्यादा होती है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, पपाया
एक तो ये फिलर प्लांट के रूप में लगा सकते हैं हम, दूसरा फालसा भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, तीसरा करौंदा भी लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है, करौंदा भी लगा सकते हैं हम लोग। करौंदा कहाँ लगाएंगे, फालसा कहाँ लगाएंगे, शुष्क क्षेत्रों में। अगर राजस्थान की केस की अगर बात कर ली जाए कि अगर मैंगो का कहाँ कल्टीवेशन किया जाता है, शुष्क क्षेत्र में, तो शुष्क क्षेत्र में फिलर प्लांट के रूप में पपीता नहीं लगाएंगे। अगर पपीता लगा देंगे तो ऐसा लगेगा कि पपीते के पेड़ पे बेर लगे हुए हैं। राजस्थान में इतने बड़े बड़े पपीते लगते हैं, तो पपीते के पेड़ पे बेर जैसा माहौल होगा तो फार्मर को क्या यील्ड होगी, 2-3 लगे रहेंगे उस पे। तो अगर शुष्क क्षेत्र की बात करें कि मैंगो का कल्टीवेशन यदि शुष्क क्षेत्र में किया जा रहा है, तो फिलर प्लांट के रूप में हम क्या लगाएंगे, ये वाले लगा लेंगे। यदि कोई आप कंडीशन ना दे कि मैंगो के लिए सबसे अच्छा फिलर प्लांट कौन सा है, पपीता देता है, क्योंकि इसकी उच्च उत्पादन क्षमता होती है। क्या होती है, उच्च उत्पादन क्षमता। इस वजह से ये क्या लगाया जाता है, सबसे अच्छा मान लिया जाता है। और ये सब के सब क्या होते हैं, फिलर प्लांट के रूप में हम लोग इनको देखते हैं। तो आप इनको भी नोट कर लेना कि इंटरक्रॉप के रूप में जब हम मैंगो के बारे में बात किए तो इतने सारे फसल लगाए जा सकते हैं, और भी फसलें लगाई जा सकती है इसमें, जो छोटे शॉर्ट ड्यूरेशन वाली हैं उनको भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। मगर जो बेस्ट है वो हमारी कौन सी होगी, पपाया होगी। कौन सी होगी, पपाया होगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करेंगे वेराइटियों के ऊपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वैरायटी। ठीक है, तो हेडिंग बनाओ वैरायटी या प्रजातियां। प्रजातियों में आपको कुछ वैरायटियां ऐसी होती हैं जो क्रॉस ब्रीड वाली, आपको हाइब्रिड वैरायटियां देखने को मिलती हैं। तो मैं एक ट्रिक आपको बताऊंगा, MARAS। तो आप इनको मारस करके भी याद कर सकते हो या मारा करके याद कर सकते हो। M का मतलब क्या होगा, मल्लिका। मल्लिका को जानते होगे, मल्लिका अरोड़ा या अरोड़ा मल्लिका। ए से आम्रपाली, अभी हम आम्रपाली के बारे में बताए थे। आर से रत्ना, ए से अर्का नील किरण। अर्का वाली जितनी वैरायटियां होती हैं सब कैसी होती हैं, रेगुलर बियरिंग वाली होती हैं, दक्षिण भारत की वैरायटियां हैं। ठीक है, एस का मतलब है सिंधु। अब इनके बीच में क्रॉस वाला मामला आएगा, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मल्लिका का जो क्रॉस आता है कौन सी वैरायटी का होता है, नीलम गुणेन दशहरी। तो मल्लिका का जो क्रॉस होता है वो क्या होता है, नीलम गुणे दशहरी। याद करने की ट्रिक क्या है, M बराबर ND, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो नीलम गुणे दशहरी ये मल्लिका का हो गया। पहले नंबर पे जो लिखा है नीलम, यहाँ पर क्या है, मादा है। क्या है, मादा है। दशहरी यहाँ पर क्या है, नर है। अब जस्ट इसका उल्टा कर दो, आम्रपाली का हो जाएगा। आम्रपाली को याद कैसे करोगे, DNA। DNA मतलब दशहरी गुणे नीलम बराबर आम्रपाली। तो आप उस प्रकार से याद कर सकते हो। तो इसका क्रॉस जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, दशहरी गुणे नीलम। यहां पर दशहरी क्या हो गया भैया, क्या हो गया, मादा हो गई दशहरी, और नीलम क्या हो गया, नर हो गया। पहले तो हम यही समझते थे चाहे नर उल्टा करो चाहे मादा उल्टा करो रिजल्ट तो एक ही होगा, मगर बाद में पता लगा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जेनेटिक्स में जब पढ़ो ना तो डोमिनेंट रिसेसिव वाली कंडीशन पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, तो वो चीजें वहां से समझ में आती हैं। अब रत्ना का क्या होता है, नीलम इंटू अल्फांसो। तो रत्ना को कैसे याद कर पाओगे, RNA, मतलब रत्ना बराबर नीलम गुणे अल्फांसो। तो आप इससे याद कर सकते हो, नीलम गुणे अल्फांसो। ध्यान देना, अल्फांसो जिसके जिसके क्रॉस में आएगा
वो वैरायटियां स्पॉन्जी टिश्यू के प्रति प्रतिरोधी होंगी। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि स्पॉन्जी टिश्यू के प्रति प्रतिरोधी कौन है, रत्ना होगी, क्योंकि इसके क्रॉस में अल्फांसो है। इसका टारगेट ही था रत्ना बनाने का हमारा, क्योंकि अल्फांसो क्या होता है, स्पॉन्जी टिश्यू सबसे ज्यादा लगता है। तो इसी स्पॉन्जी टिश्यू को दूर करना है, तब हम स्पॉन्जी टिश्यू का क्रॉस कराते हैं उसको सुधार के लिए, ये भैया स्पॉन्जी टिश्यू इसमें ना लगे, तो अल्फांसो का क्रॉस करा लिए। अब अर्का नील किरण, इसका जस्ट उल्टा कर दो, अल्फांसो गुणे नीलम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अल्फांसो गुणे नीलम। कहीं कहीं अल्फांजो लिखा मिलेगा, बात वही है, अल्फांसो गुणे नीलम। ये मामला यहां तक में आ गया। अब आ गया सिंधु। सिंधु का क्रॉस क्या होता है, क्या होता है, एस आर ए। आप याद रखो, क्या याद रखो, एस आर ए। एस का मतलब सिंधु, आर का मतलब रत्ना, ए का मतलब अल्फांसो, मतलब रत्ना गुणे अल्फांसो। तो सिंधु किसका क्रॉस है, रत्ना इंटू अल्फांसो। यहां तक हमने देख लिया सिंधु के बारे में। तो रत्ना इंटू अल्फांसो, ये बात समझ में आ गई। तो ये कुछ वैरायटियां थी 5, जिनका क्रॉस बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो अब पांचों को एक लाइन में आप याद करने की ट्रिक में भी ध्यान देंगे। जैसे कुछ ट्रिक आती हैं, हम बता रहे हैं इधर। जैसे हमने बताया था, मल्लिका नाम की एक लड़की कहाँ पढ़ती है, एनडी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। आप ऐसे ट्रिक से याद रख लोगे। आम्रपाली को आप क्या याद कर रख लोगे, डीएनए याद रख लोगे। डीएनए मतलब दशहरी गुणे नीलम बराबर आम्रपाली, तो इसको डीएनए करके आप याद कर सकते हो। ये इस तरीके से याद कर सकते हो। इसका मतलब आरएनए, रत्ना मतलब क्या होगा, नीलम गुणे अल्फांसो, तो इसको आरएनए करके याद कर सकते हो। ऐसे इसका जो अर्का नील किरण है, ये जस्ट इसका उल्टा है रत्ना का, तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हो। इसको एस आर ए याद कर सकते हो, एस आर ए। तो इस प्रकार से ये जो ट्रिक वाला मामला है, ये आप याद कर सकते हो। यहाँ लिखना नहीं इसको, नहीं तो फिर तुम कभी याद नहीं करोगे। हम आपको जो बता दिए ट्रिक, ये ध्यान रखना। मारा, मारा का मतलब समझ रहे हो, मल्लिका का याद कर लोगे, आम्रपाली याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक। रत्ना का याद कर लोगे, अर्का नील किरण की याद नहीं करना पड़ेगा, उल्टा है, जस्ट उल्टा, ठीक। तो आपको ये सब याद रखने हैं। अब अगर हम बात करें आम में टीएसएस कितना होता है, आम में टीएसएस टोटल सोलबल शुगर, तो आम में टीएसएस कितना होगा, 20% होता है। कितना होता है, 20% होता है। परंतु एक ऐसी वैरायटी है जेवियर, जेवियर प्रजाति में जो टीएसएस होगा वो 24% होगा। कितना, 24 डिग्री ब्रिक्स का मामला होगा, प्रतिशत ना लिखें इसको, ठीक है, 20 डिग्री ब्रिक्स। तो यहां पर टीएसएस से जो प्रश्न बनता है, जैसे आम में टीएसएस कितना हुआ, आप याद रखोगे। जेवियर में टीएसएस कितना है, आम की ही वैरायटी है। अपवाद है कि ओवरऑल आम में टीएसएस देखा जाए तो 20 डिग्री मिलता है, और जेवियर एक वैरायटी है जिसमें 24 डिग्री टीएसएस मिलता है। आ से अंगूर भी होता है, अंगूर में कितना टीएसएस होता है, अमरूद में कितना होता है, अमरूद में 8 से 10 तक टीएसएस देखने को मिलता है, ठीक है। और अंगूर में आपका 20% तक टीएसएस अंगूर में भी देखने को मिलता है। और बाकी अमूमन जितने फल होते हैं, मान के चलो 11 से 13 तक टीएसएस आप लगा दोगे तो का सही निकल जाएगा, जितने अमूमन जितने फल मिलेंगे आपको, ठीक। ये बाद में सब बताएंगे, कोर्स जब पूरा कर लेंगे कि हमको नहीं प्रश्न आ रहे होंगे तब हम कैसे सही करेंगे, विकल्प को देख के कैसे सही करेंगे। अभी अगर बताते चलेंगे तो आप उसी पर झपट पड़ोगे, वो चीजें बाद की रखी जाती है। तिजोरी में एक जो हथियार होता है जिसको बोलते हैं ना ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग लास्ट में करते हैं ना, रामायण महाभारत में देखियो ना, सबसे पहले ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करते, लास्ट में करते हैं, तो उसका लास्ट में अपने प्रयोग करेंगे। ये वैरायटियां कुछ थी जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। अब क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी सिंधु वैरायटी से आता है, तो सिंधु वैरायटी से क्वेश्चन क्या आ जाता है, ध्यान देंगे थोड़ा। नंबर 1, तो इसका क्रॉस पूछा जाता है सिंधु का। तो इसका जो क्रॉस होता है सिंधु का, अभी हम लोग लिखा है, क्या लिखा है, रत्ना गुणे अल्फांसो,
2-3 बार बोलोगे ये सारे क्रॉस, हमें नहीं लगता कि तुम भूलोगे। जब मैं पढ़ता था बीएससी में तो हमको बहुत जल्दी भूल जाते थे ये, अब नहीं भूलते, अब तो एकदम से सीमेंट की तरह सेट हो गए हैं। ठीक, तो ऐसे तुम्हारे दिमाग में भी सेट हो जाएंगे कि कभी सोते जागते आप कभी भी पूछोगे आप तुरंत उत्तर दे दोगे। तो इसका क्रॉस क्या बना दिए हम, रत्नागुणे अल्फांसो। अब बात आती है कि इसको बीज रहित बनाया गया, सिंधु पढ़ते होगे ना, बीज रहित मतलब सीडलेस बनाया गया इसको। कौन सी टेक्निक इसको सीडलेस बनाने में की गई, स्टेनोस्पर्मोकार्पी। कौन सी, स्टेनोस्पर्मोकार्पी। स्पर्मोकार्पी। कोई बता सकता है स्टेनोस्पर्मोकार्पी क्या होता है? एमसीक्यू वाले बैच में हमने बताया बढ़िया तरीके से स्टेनोस्पर्मोकार्पी क्या होता है। निषेचन, फर्टिलाइजेशन बहुत अच्छे से सब कुछ होता है, परंतु नेचुरली सीड क्या होता है, एम्ब्रायो बनने से पहले ही क्या हो जाता है, एबॉर्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसको हम बोलते हैं स्टेनोस्पर्मोकार्पी। अब बात आती है सिंधु वेराइटी का विकास कहाँ हुआ, तो कोंकण कृषि विद्यापीठ डापोली में इसका विकास हुआ। कहाँ हुआ, कोंकण कृषि विद्यापीठ डापोली। कोंकण कृषि विद्यापीठ डापोली में विकसित। अब क्वेश्चन आता है कि आम की सर्वाधिक गूदे वाली वैरायटी कौन सी है, सिंधु। तो सर्वाधिक गूदा, सर्वाधिक गूदा प्रतिशत, कितना गूदा प्रतिशत होता है, 83% गूदा मिलता है सिंधु के अंदर। ठीक, आम की ऐसी कोई वैरायटी नहीं है जो 83% तक गूदा देके जाए, तो वो कौन सी वैरायटी है, सिंधु है। सिंधु में जो गुठली होती है, अब आप कहोगे बीज रहित की बात सर आप कर रहे थे, ठीक है, नाम मात्र की जो गुठली होती है उसका वजन 7 ग्राम होता है। कितना, 7 ग्राम। तो आप सोच सकते हो 7 ग्राम कितना ही होगा। गुठली का जो औसत वजन होता है, औसत वजन कितना होता है, 7 ग्राम होता है। अच्छा, ये कहीं कहीं 6.8 6.9 भी आपको मिलेगा, तो ये वेरी करता है। अमूमन जो बात की जाती है कि सिंधु में जो गुठली होती है उसका वजन कितना होता है, 7 ग्राम होता है। 1 ग्राम तोला मतलब 1 तोला सोने से भी कम होता है, 1 तोला सोना 10 ग्राम का होता है, ठीक है, उससे भी कम है। आज की डेट में सोना कितना महंगा हो गया, लाख रुपए क्या ऊपर चला गया, चला गया नहीं चला गया। 2014 में हमने एक गोल्ड का ओम खरीदा था, उस टाइम शायद सोना 23-24 हजार में था। कितने में था, 24 हजार में। आज जस्ट उसके 4 गुना आगे उछाल मार गया 10 साल के अंदर। उछाल मारा कि नहीं मारा, मगर अब डाउन होगा एकदम से, ठीक है, एकदम डाउन हो जाएगा लग्नों के बाद। तो अब हमने देखा कि सिंधु वैरायटी के बारे में हम लोगों ने जानकारी ले ली इस टाइप से। अब आगे की कुछ और वैरायटियों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं कुछ स्पेशल वैरायटियां हैं, आगे हम चर्चा में लाएंगे। जैसे अल्फांसो, अल्फांसो के बारे में क्या पूछा जाता है। अच्छा, अगर कोई पूछे कि अल्फांसो भैया संकर वैरायटी है, तो आपका क्या जवाब होगा, संकर है नहीं। अल्फांसो का प्रयोग किया गया संकर वैरायटी बनाने में, यहां से कई बार बच्चे गलत क्वेश्चन करते हैं। ठीक, पूछा जाता है आम की कौन सी वैरायटी संकर नहीं है, उसमें ऑप्शन डाल देता है अल्फांसो, और दिक्कतें हो जाती वहां से। तो इन चीजों को देखेंगे। तो अल्फांसो भैया क्या है, एक्सपोर्टर वैरायटी है, सबसे ज्यादा निर्यात की जाने वाली प्रजाति, सबसे ज्यादा निर्यात की जाने वाली वैरायटी, सबसे ज्यादा निर्यात की जाने वाली वैरायटी, की जाने वाली वैरायटी या प्रजाति। महाराष्ट्र के किसान इसको बहुत ज्यादा उगाते हैं, ठीक है, ये महाराष्ट्र में उगाई भी जाती है। उसके बाद इसमें एक समस्या देखने को मिलती है, वो समस्या क्या होती है, इसके अंदर स्पॉन्जी टिश्यू, ठीक है, कौन सी समस्या देखने को मिलती है, स्पॉन्जी टिश्यू।
स्पॉन्जी टिश्यू की समस्या देखने को मिलती है। ये किससे होता है? कन्वेक्शन हीट से होता है। कन्वेक्शन हीट के कारण होता है। हीट के कारण यह समस्या उत्पन्न होती है। यह समस्या उत्पन्न होती है। क्या होता है भैया? ये स्पॉन्जी टिश्यू ये होता है कि बीच का जो गूदा होता है वो सड़ने जैसा लगता है। ठीक है, तो कई बार इसका अल्फांसो जो हमारे यहाँ से निर्यात हुआ वापस विदेश ने वापस कर दिया कि हम नहीं लेंगे, आपका स्पॉन्जी टिश्यू से ग्रसित है। तो अल्फांसो में एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। उसके बाद हम देखते हैं एक वैरायटी आती है रोमानी। ये अलग अलग वैरायटी लिखा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये पेपर में आई हुई हैं वैरायटियां। ठीक, रोमानी के बारे में क्या देखा जाता है कि सेब के आकार की प्रजाति। कैसी? सेब के आकार की प्रजाति। तो ध्यान देना, इसके बाद लिखेंगे एप्पल सेब वैरायटी या सेब के आकार की प्रजाति। सेब के आकार की प्रजाति। तो रोमानी के बारे में अगर हम लिखेंगे तो पहला पॉइंट हमारा क्या आएगा कि सेब के आकार की प्रजाति होता है। अच्छा, आपने देखा होगा एप्पल वैरायटी किसकी होती है? बेर की। एप्पल कलर किसकी होती है? अमरूद की। और एप्पल शेप्ड वैरायटी किसकी होती है? आम की, रोमानी। तो एप्पल एप्पल वाला तुमको कंफ्यूज करेगा, तो अगर कंफ्यूज करेगा तो इसको कहीं साइड में निपटा लो, एक बॉक्स बना लो और यहां पर इस बॉक्स में इसको डाल दो। क्या डालोगे? एप्पल। एप्पल वैरायटी किसकी है? बेर की है। और एप्पल कलर ये किसकी है? अमरूद की है। तो इसको यहीं निपटा लो। ठीक, अब रोमानी कैसी है? सेब के आकार की। एक बात आती है, आप देखे होंगे डी शेपिंग। डी शेपिंग एक मतलब प्रोसेस होती है, वो आम से संबंधित होती है। जूस को निकालना, स्लाइस निकालना अलग और जूस निकालना। ठीक, स्लाइस से जूस निकालना। तो डी शेपिंग पूछा जाता है किससे संबंधित है? डी शेपिंग। डी शेपिंग आम से संबंधित है। किससे? आम से संबंधित है। क्या होता है डी शेपिंग का मतलब? जूस को निकालना या रस निकालना। रस को निकालना डी शेपिंग कहलाता है। यहां तक हमने देख लिया। टपका जो किससे संबंधित होता है? आम से संबंधित होता है। टपका ये तो आ जाएगा तो लिख लोगे, तो इसको लिखाने की कोई बात नहीं। आम की परिपक्वता अगर पूछ लिया जाए तो कैसे ज्ञात करते हो? आम की परिपक्वता आम की परिपक्वता अगर देखते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी के द्वारा आम की परिपक्वता ज्ञात करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब पानी से अगर ज्यादा है तो पानी में डालोगे तो डूब जाएगी। ठीक, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कच्चे आम की ज्यादा होती है, पके आम की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है। जैसे जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती चली जाती है और एक वैल्यू हमको ऐसी मिल जाती है जिस पर हम आम की परिपक्वता देख लेते हैं, तो 1.012 1.02 ये अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलती है तो आम पका होता है। कच्चे आम में स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होती है, पके आम में स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है। तो अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कच्चा आम और एक साइड में लिख सकते हो पका आम। तो यहाँ जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कच्चे आम में ज्यादा होती है और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है पके आम में क्या होती है? कम होती है। तो इसको भी आप मेंशन कर सकते हो, इस हिसाब से आप देख सकते हो। ठीक, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कौन सी कंडीशन पे ज्यादा होती है, तो कच्ची जब आम होता है, करी होता है, करी आम,
तब स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होती है। जैसे जैसे आम पकता चला जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी क्या होती है, कम होती चली जाती है। ठीक है, तो अलग अलग वेराइटियों के बारे में जो स्पेसिफिक क्वालिटी है उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं पढ़ना है, जितना लिखा दूंगा उतना ही पढ़ लेना। अगर उतने में नहीं कर पाओगे तो फिर दुनिया की किसी की किताब में पढ़ लेना, नहीं कर पाओगे वैरायटी। भाई वैरायटी कहाँ तक याद रखोगे, याद रख पाओगे, मगर हॉर्टिकल्चर में मैं तुमको पिंच करूंगा वैरायटी याद करने के लिए, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में वैरायटियां आती हैं। ठीक, और सबसे बड़ी कंफ्यूजन अर्का पूसा यही लगाया रहता है मामला। ठीक, इसको भी निपटाएंगे किसी दिन फुर्सत में कि इनसे कैसे निजात पाएंगे। ठीक है, ये लिख लिया, आगे बढ़ा जाए। लिख रहे हो अभी, लिखते रहो फटाफट से। क्या हुआ, अभी लिख ही रहे हो, जल्दी जल्दी लिखते रहो। अपना 1 घंटे का लेक्चर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं अगली एक वैरायटी के बारे में, देखते हैं बॉम्बे ग्रीन। बॉम्बे ग्रीन, अब यहीं पे देखना, कुछ चीजें बहुत अच्छी से समझाएंगे हम आपको, बताएंगे। बॉम्बे ग्रीन क्या है, उत्तर भारत की सबसे जल्दी पकने वाली प्रजाति, मई में ही पक जाती है, लास्ट मई में। तो उत्तर भारत की सबसे जल्दी पकने वाली प्रजाति, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। बॉम्बे ग्रीन ही तो लिखा है। उत्तर भारत की सबसे जल्दी पकने वाली प्रजाति, सबसे जल्दी पकने वाली प्रजाति कौन सी है, बॉम्बे ग्रीन। अब यहां पर देखना एक लोचा आता है। लोचा क्या आता है, आम में सर्वाधिक विटामिन कौन सी पाई जाती है, हाँ ए पाई जाती है ना। आम में सर्वाधिक विटामिन कौन सी पाई जाती है, ए। सर्वाधिक जो विटामिन है वो कौन सी होती है, ए पाई जाती है, जिसका नाम क्या होता है, रेटिनॉल। सर्वाधिक विटामिन ए पाई जाती है जिसका नाम होता है रेटिनॉल। और ये विटामिन ए कितना पाया जाता है, 4800 इंटरनेशनल यूनिट, IU। परंतु बॉम्बे ग्रीन ऐसी वैरायटी है जिसमें सर्वाधिक विटामिन सी पाई जाती है। ठीक, तो बॉम्बे ग्रीन में क्या होता है, विटामिन सी मिलती है। तो क्वेश्चन आता है कि आम की कौन सी ऐसी वैरायटी है जिसमें क्या मिलेगा, विटामिन सी देखने को मिलेगा, वो कौन सी वैरायटी है, बॉम्बे ग्रीन वैरायटी है। ठीक, तो आप इसको भी ध्यान दोगे कि छोटी छोटी चीजों पर हम ध्यान देते हुए चलेंगे तो हमारा काम बनता रहेगा। आगे हम बात करते हैं दशहरी। ओहो, उत्तर भारत की सबसे ज्यादा फेमस वैरायटी दशहरी। अच्छा, बॉम्बे ग्रीन को बिहार में मालदा के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, मालदा के नाम से जानते हैं। और सारोली टाइप से दिल्ली में इसको बोलते हैं, वो अलग अलग नाम हो गए, उस क्वेश्चन नहीं आते। अब हम बात करते हैं दशहरी से। दशहरी वाला मामला क्या है, उत्तर भारत की सबसे लोकप्रिय किस्म, उत्तर भारत की सबसे लोकप्रिय किस्म, सबसे लोकप्रिय किस्म। दशहरी के छिलके को आलू की तरह छील सकते हैं हम। सबसे लोकप्रिय किस्म होती है कौन, दशहरी। दशहरी के अंदर कैसा पाया जाता है, एकांतरण, आपका अल्टरनेट बियरिंग होती है। कैसी होती है, अल्टरनेट बियरिंग। अब यहां पर एक हम कंडीशन लिखाने जा रहे हैं, तभी ये लाइन लिखा दी है। अल्टरनेट बियरिंग पाई जाती है किसमें, दशहरी में। परंतु एक ऐसी वैरायटी है जिसको दशहरी 51 कहते हैं, दशहरी 51, ध्यान देना। ये दशहरी 51 जो वैरायटी है दक्षिण भारत की वैरायटी है। कहाँ की,
दक्षिण भारत की प्रजाति है। और ये कैसी होती है? रेगुलर बियरिंग होती है इसमें। अगर मान लो आप लोग दशहरी पढ़ के छोड़ दिए और कभी दशहरी 51 पूछ ले, तुम तो कहोगे नंबर ही तो है 51। बाकी तो अल्टरनेट बियरिंग होगा ही होगा, तो नंबर नहीं होगा। ट्रेन का नंबर बदलने से ट्रेन बदल जाती है, उसकी लोकेशन बदल जाती है। तो वही मामला है यहाँ पर दशहरी 51 का। तो आप यहाँ पर देख लेना, ठीक। तो दशहरी 51 की कभी बात आएगी, D51 भी लिखा मिलता है। दशहरी जो है उत्तर भारत की बहुत अच्छी लोकप्रिय किस्म होती है, इससे लोग अचार भी बनाते हैं, देखने में बहुत सुंदर दिखती है, ठीक है। हाँ, खाने में भी अच्छा लगता है। कई कई आम तो ऐसे मिलते हैं, बम्बई वाले, बॉम्बे ग्रीन जिसको बोलते हैं ना, बम्बईया आम, तो वो भी खाने में अच्छा लगता है। और इस टाइम जो है आम की पतली पतली कैरी आम होता ना, पतली पतली उसकी स्लाइसें हों और मिर्च वाला बढ़िया लाल सा नमक हो, और वो क्या कहना उस लाइफ का, होता है ना। ये सब जीवन बचपन एक गांव में ही सुनहरा मिलता है। शहरों में तुम आम खरीदने जाओगे कच्चे, वो भी क्या मिलेंगे? सूखे सूखे मिलेंगे, हीट वेव सब ग्रहण किए हुए होंगे। गांव में जाओ आराम से बाग में तोड़ के ले आओ। हाँ, मगर आजकल गांव में भी त्रासदी फैल चुकी है, बाग कोई लगा ही नहीं रहा। दूसरे में तोड़ोगे वो हो सकता है मौका पाके तुमको ही ना तोड़ दे। अब पता लगा खुद को ठीक कराओ, उसके बाद आम खाओ। अल्टरनेट बियरिंग का मतलब जैसे 2025 चल रहा है, बड़ी अच्छी सीजन है आम की, बहुत ज्यादा आम आएगा उत्तर भारत में। 2026 में कम हो जाएगा, ठीक। फिर 2027 में ज्यादा आएगा। एकांतरण फलन होता है, एक साल अच्छा फल आएगा, दूसरे साल कम आएगा। आगे बढ़े, चलो अब बात करते हैं चौसा। चौसा वेरी स्वीटेस्ट वेराइटी। चौसा क्या लिखेंगे? सबसे मीठी प्रजाति, सबसे मीठी प्रजाति। मगर इसमें एक दिक्कत होती है, कीड़े पड़ जाते हैं इसमें जल्दी। और जब स्कूलों में पहले छुट्टी होती थी तो कौन सी वैरायटी जल्दी पकती हुई नजर आती थी? बॉम्बे ग्रीन। मई में पक जाती थी और 20 मई को छुट्टी होती थी, बॉम्बे ग्रीन हमको मिलने लगती थी। और जब स्कूल खुलते थे जुलाई में तो चौसा पकता था, ठीक। मतलब छुट्टी होने के समय बॉम्बे ग्रीन पकता था, स्कूल खुलते समय चौसा। तो चौसा कब पकता है? ये पछेती प्रजाति है, याद रखना। कैसी है? पछेती प्रजाति है, और ये जुलाई में पकती है, जुलाई में पकेगी। मीठी बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसके आसपास कीड़े मकोड़े भटकते रहते हैं। तो चौसा के बारे में हमने बात कर ली। उसके साथ साथ हम और भी वैरायटियों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जैसे तोतापुरी, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी तोतापुरी। इसकी खासियत क्या है भैया तोतापुरी की? ये रेसे रहित प्रजाति है, जूस के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें रेसा है ही नहीं, सब जूस ही जूस है। तो क्वेश्चन आ जाए कभी कि रेसे रहित प्रजाति तोतापुरी, रेसा रहित किस्म, याद रखोगे कौन सी है? तोतापुरी। उसके बाद एक और किस्म आती है केसर। केसर, केसर के बारे में क्या पढ़ेंगे? गुजरात की प्रसिद्ध किस्म है। किसकी? गुजरात, गुजरात की प्रसिद्ध किस्म है। और कैसे नेचर की है? पछेती किस्म है, पछेती किस्म है। और किसके लिए फेमस है? प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग के लिए फेमस है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, केसर किसके लिए फेमस है? प्रसंस्करण के लिए फेमस है, प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध नहीं, प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है। तो हमने बहुत सारी वैरायटियों के ऊपर चर्चा कर ली, जो इंपॉर्टेंट वैरायटियां हमको लगी उनके बारे में हमने डिस्कशन आपके बीच कर लिया, ठीक है। अब हम कुछ वैरायटियों के ऊपर चर्चा करते हैं। एक वैरायटी और हमारे पास है बैगानपल्ली। वैगनपल्ली, तो वैगनपल्ली एक बार पूछा गया है एएफओ में क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के लिए सबसे प्रसिद्ध वैरायटी है। किसके लिए? आंध्र प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध वैरायटी है
आंध्र प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध वैरायटी। कौन सी है? बेगानपल्ली। अब बेमौसमी प्रजातियां या ऑफ सीजन वैरायटियां, ठीक है, वो मधुलिका और निरंजन। तो बेमौसमी प्रजाति, अरे कुछ भी लिखो, बेगनपल्ली, बेगानपल्ली। बेमौसमी प्रजाति, बेमौसमी प्रजाति आपको मिलेंगी निरंजन और मधुलिका, जो वर्ष भर फल देती है। कौन कौन सी? निरंजन और मधुलिका। निरंजन और मधुलिका, ये दोनों क्या हैं? बेमौसमी वैरायटी है। मधुलिका, लिख डालो। अब कुछ वैरायटियां और लिखाएंगे आपको, उसके बाद फिर अपना काम तमाम हो जाएगा। जैसे एक आध वैरायटियां और लिखा देंगे, जैसे अक्षय। अक्षय किससे है? आम की वैरायटी है, दशहरी से चयनित है। किससे? दशहरी से चयनित करके बनाई गई। कल वैभव सूर्यवंशी ने दिखा दी अपनी प्रतिभा, मार दिया 35 बॉल पर 101 रन। ठीक है, हाँ, एक आध गेंदे और कम खेल जाता। तो अक्षय कहां से निकाली गई? दशहरी से निकाली गई। उसके बाद पूसा अरुणिमा किसकी वैरायटी है? मैंगो की। पूसा अरुणिमा किसकी वैरायटी है? मैंगो की वैरायटी है। उसके साथ साथ पूसा सूर्या, यहां पर बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। पूसा सूर्या किसकी वैरायटी? मैंगो की वैरायटी। कंफ्यूज कहां होता है? सूर्या किसकी वैरायटी? पपीता की। और अर्का सूर्या किसकी वैरायटी? पपीता की। परंतु पूसा सूर्या किसकी वैरायटी? आम की वैरायटी। ध्यान देना। उसके बाद और भी वैरायटी आम की आती है, जैसे लाल सिंदूरी, पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति क्या होती है? रेसिस्टेंट होती है। उसके बाद एडवर्ड एंथ्रेक्नोज के प्रति क्या होती है? रेसिस्टेंट होती है। तो ये वैरायटियां कुछ मैंगो की हैं जो लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट हैं, पूछी जाती हैं। ये जो लिखा है अक्षय, पूसा अरुणिमा, पूसा सूर्या, ये लेटेस्ट वैरायटी है मैंगो की, जो हाल फिलहाल में डेवलप की गई है। काफी ज्यादा चर्चा हो गई ना वैरायटी के ऊपर। अभी और एक आध चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। अभी जनार्दन पसंद नहीं लिखा है आपको, अभी अंबिका नहीं लिखा है, अभी अरुणिका नहीं लिखा है। हाँ, लंगड़ा तो लिखा चुके हैं हम, परफेक्ट फ्लावर में लिखा दिए थे लंगड़ा, तो आप समझ जाओगे कि लंगड़ा की बात हो चुकी है। हाँ, 12 मासी ये लिखा है तो दिए बेमौसमी वाला। हाँ, यही है, लगातार फल देगा। हाँ, किसमें? आम की कोई भी वैरायटी ले लो, सब मिल जाएंगी तुमको। चलो आगे बढ़े। अपने बच्चों को बताना, तुम लोग देखो बेटा, ये हमारे मास्टर पढ़ाए थे, ये तोतापुरी होती। किसी दिन हम आपको दिखा देंगे स्लाइड में, ताकि बच्चों को बता पाओ तुम। ये केसर है, ये शाही सुगंधा है। एग्रीकल्चर वाले बच्चे नहीं पैदा करोगे? अरे बच्चे थोड़ी ना एग्रीकल्चर वाले होते हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको जैसे स्ट्रीम में भेजोगे। क्यों शशांक, गलत कह रहा हूं मैं? चलो अब देखते हैं। पूसा अरुणा, लिखो अर्का अरुणा। अर्का अरुणा जो वैरायटी है, ये क्रॉस है बैगनपल्ली और अल्फांसो का। बैगनपल्ली और अल्फांसो का। ठीक है, बैगनपल्ली और अल्फांसो का ये क्रॉस है। उसके बाद एक आता है अर्का पुनीत। अर्का पुनीत, ठीक जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अल्फांसो गुणे बैगनपल्ली।
अल्फांसो इंटू वेगनपल्ली। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप देखते होंगे अर्का अनमोल। ये क्वेश्चन आ रखे पेपर में। अर्का अनमोल राजस्थान का एक पेपर आता है जेट 12th लेवल का, उसमें अंबिका का क्रॉस पूछ लिया। ठीक, 12th वाले बच्चों के तो प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। हम लोग तब भी थोड़ा डेवलप होते हैं, उनके दिमाग में उतना डेवलप थोड़ी ना होता है। तो अर्का अनमोल किसका किसका क्रॉस होता है भैया? अल्फांसो इंटू जनार्दन पसंद। किसका होता है? अल्फांसो इंटू जनार्दन पसंद। अब आपको जनार्दन पसंद भी पता चल गया किसकी वैरायटी है? आम की, जनार्दन पसंद। ठीक है, अब उसके बाद आती है अंबिका। अंबिका का क्रॉस क्या होता है? अंबिका का क्रॉस होता है आम्रपाली इंटू जनार्दन पसंद। ठीक है, आम्रपाली इंटू जनार्दन पसंद। फिर एक आती है अरुणिका। अरुणिका अरुणिका किसका किसका क्रॉस है? आम्रपाली इंटू वनराज का। आम्रपाली इंटू वनराज। उसके बाद आता है साई सुगंधा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। साई सुगंधा। साई सुगंधा। तोतापुरी इंटू केसर। किसका किसका क्रॉस है? तोतापुरी इंटू केसर। दोनों के बारे में बता चुके हैं। तोतापुरी कैसी वैरायटी है? रेशा रहित है। और केसर कैसी है? पछेती है, प्रसंस्करण के लिए है, गुजरात की फेमस वैरायटी है। ठीक, तो यहाँ पर हमने साई सुगंधा, अरुणिका, अंबिका, अर्का अनमोल, अर्का पुनीत, अर्का अरुणा, ये क्रॉस लिखवा दिया हमके। अब इससे ज्यादा आपका नहीं क्वेश्चन क्रॉस वाला आएगा। पुराने वाले जो 5 लिखा है वो तो पूछे जाते हैं। अब हाँ, इनकी ट्रिक बनाओगे तो तुम खुद ट्रिक हो जाओगे। हर जगह तो अल्फांसो आम्रपाली आ रहा है, तुम कहीं ना कहीं उसको बिठा दोगे, अब पेपर वाला ऑप्शन में बैठ जाएगा। देखो ट्रिक, ट्रिक में बता देता और मैं बना के बता भी दूंगा, परंतु ट्रिक में तुम गड़बड़ा जाओगे। आता हुआ प्रश्न गलत करके आओगे। नहीं करके आओगे? कैसे कंफ्यूज हो जाओगे? हमने आपको लिखाया ना, तुम मन में ठान लो कि हमें याद हो जाएगा। आप यदि अपने मन में ठान लो कि हमको याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप याद नहीं कर सकते, इसको तुरंत याद होगा। बस हाँ, 2-3 बार आप जाओगे, इसको रिवीजन मार दोगे, आपका काम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद हो जाएगा। अब थोड़ा एक टॉपिक और बताऊंगा मैं, छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद कल अपना इसका थर्ड पार्ट लेकर आएंगे, जिसमें रोग और कीट का चर्चा कर लेंगे और अगली क्रॉप उसमें इंक्लूड कर लेंगे। जैसे अगली क्रॉप जो भी पढ़ाएंगे हम उसमें इंक्लूड कर लेंगे। 10 मिनट का पहले लेक्चर रहेगा रोग कीट वाला। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आम का थोड़ा सा वर्गीकरण कर लेते हैं। तो जो आम होता है ना हमारा, ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत में थोड़ा अलग अलग टाइप से होता है ना। एक तरफ हम लोग लिख लेंगे उत्तर भारत, उत्तर भारत। तो उत्तर भारत का जो आम होगा उसकी क्वालिटी क्या होगी? और एक तरफ हम लोग लिख लेंगे दक्षिण भारत। यहां से थोड़ी तुमको बहुत डीप चीज हम बताएंगे, क्योंकि तुम लोग याद रखते हो ना, नींबू में क्या पाई जाती है? बहुभ्रूणता। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, पमेलो में कौन सा भ्रूणता होती है? एक भ्रूणता या बहुभ्रूणता? ठीक, तो नींबू में ही कुछ 3 प्रकार के ऐसे नींबू होते हैं जो मोनोइम्ब्रियोनिक होते हैं। बाकी नींबू कैसा होता है? पॉलीइम्ब्रियोनिक होता है। तो जब डीप क्वेश्चन चला जाएगा तो वहां से प्रश्न बनेगा।
अब जो उत्तर भारत की वैरायटियां होती हैं वो कैसी होती हैं? नंबर एक, मोनो एम्ब्रियोनिक होती हैं। कैसी होती हैं? मोनो एम्ब्रियोनिक होती है। मोनो एम्ब्रियोनिक वैरायटी मतलब एक भ्रूणीय प्रजाति, एकल भ्रूणीय प्रजाति। मतलब इनकी जो गुठली होगी उसमें एक भ्रूण होगा मात्र। कितना होगा? एक भ्रूण होगा। और यहां पर क्या पाया जाएगा? अल्टरनेट बियरिंग। अल्टरनेट बियरिंग इसका मतलब एकांतरण फलन। एक साल फल आएगा, दूसरी साल कम आएगा, तो एकांतरण फलन। इसकी समस्या आपको ज्यादा देखने को मिलेगी कहां? उत्तर भारत में। माल फॉर्मेशन, मॉल फॉर्मेशन प्रॉब्लम कहां देखने को मिलेगी? उत्तर भारत। मतलब गुक्षा, गुक्षा समस्या आपको कहां देखने को मिलेगी? उत्तर भारत की वैरायटियों में देखने को ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ उत्तर भारत की जो आम होता है उसके क्या फीचर होते हैं? यहाँ जो वैरायटियां होती हैं मोनो एम्ब्रियोनिक होती हैं, मतलब उसमें एक भ्रूण पाया जाएगा। और जो वैरायटियां होती है अल्टरनेट बियरिंग होती है, मतलब एक बार फल ज्यादा आएगा, एक बार कम आएगा। तो बियरिंग को रोकने के लिए हम पेक्लोब्यूट्राजाल भी प्रयोग करते हैं, जिसको कुल्टार बोलते हैं। कुल्टार, ठीक, कुल्तार या पेक्लोब्यूट्राजाल, ये इस पर भी चर्चा करेंगे हम। और मॉल फॉर्मेशन दो प्रकार का होता है। वेजिटेटिव फेज में आएगा तो पत्ते जो होते हैं गुच्छे का रूप ले लेंगे। एक आता है आपका फ्लोरल फेज पे, तब उसका जो पुष्प आएगा, फूल आएगा, वो गुच्छे का रूप ले लेता है। उसको हम नीचे झाड़ते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? नैप्थेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। 200 ppm उसका नीचे झाड़ देते हैं, तो जो अच्छी फल बचता है, उस फूल बचता है, उससे क्या आ जाता है? फल आ जाता है। नहीं तो गुच्छा का रूप ले लेगा तो फल ही विकसित नहीं होगा। अब दक्षिण भारत की जो वेराइटियां होती हैं उनमें उनकी क्वालिटी क्या होती है भैया? तो वो उनकी क्वालिटी होती है पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटी। पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटी होती हैं। वैरायटीज मतलब बहुभ्रूणीय प्रजाति। इनकी जो गुठली होती है उसमें बहुत सारे भ्रूण होते हैं। कैसी होती हैं? बहुभ्रूणीय प्रजातियां होती हैं ये। और यहाँ पर अल्टरनेट बियरिंग की समस्या नहीं होती है। तो यहाँ पर कौन सी बात होती है? रेगुलर बियरिंग होती है। क्या होती है? रेगुलर बियरिंग मतलब नियमित फलन आता है। नियमित फलन, यहाँ हर साल एक जैसा फल आएगा तो उसको बोलते हैं नियमित फलन। उसके बाद यहाँ पर मॉल फॉर्मेशन की समस्या नहीं होती है। ठीक है, तो मॉल फॉर्मेशन की समस्या नहीं होगी। मॉल फॉर्मेशन प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक, तो ये क्वालिटी आती है यहाँ पर। अब पॉली एम्ब्रियोनिक किसमें किसमें आपको देखने को मिलता है? तो पॉली एम्ब्रियोनिक आपको देखने को मिलेगा आम के अंदर देखने को मिलेगा, जामुन के अंदर देखने को मिलेगा, और किसके अंदर देखने को मिलेगा? नींबू के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये जो हैं ये कुछ चीजें हैं जो पॉली एम्ब्रियोनिक प्रदर्शित करते हैं। मतलब एक बीज के अंदर बहुभ्रूण देखने को मिलता है। परंतु नींबू में कुछ अपवाद हैं। नींबू में कुछ अपवाद हैं, जैसे पमेलो, सिट्रॉन, तहीती लाइम, तहीती लाइम। इनमें क्या होता है? ये तीनों के तीनों मोनो एम्ब्रियोनिक होते हैं। कैसे होते हैं? मोनो एम्ब्रियोनिक। कैसे होते हैं? मोनो एम्ब्रियोनिक, एकल भ्रूणी होते हैं। ध्यान देना। तो यहां से एक चीज हमको पता चली कि वैसे तो देखें ओवरऑल तो आम जामुन नींबू में क्या होता है? पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन होती है। परंतु कुछ ऐसे प्रकार के नींबू होते हैं जो अपवाद होते हैं, पॉली एम्ब्रियोनिक ना होकर के कैसे होते हैं? मोनो एम्ब्रियोनिक की श्रेणी में आते हैं।
तो हम आम की खेती में लगभग 90% केसेस में हम लोग कवर कर चुके हैं। 10% केसेस में हमको अब थोड़ा बताना है, आपको रोग है, कीट है, ठीक, इनके बारे में बता के आगे अपनी अगली क्रॉप को शुरुआत कर लेंगे तो कल। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर आपसे एक बार हॉर्टिकल्चर की क्लास में। हाँ, बस एक गुजारिश ज़रूर आप लोगों से है कि आप इसको तुरंत तुरंत निपटाते हुए चलो। तुरंत अगर याद करते हुए नहीं चलोगे तो ये वही बनेगा जैसे आजकल आप लोगों के साथ बाकी सब्जेक्ट बने हुए हैं। ठीक, तो ना आए ऐसा दिन, इसलिए पार कर लो ये बेड़ा और आज ही इसको सुलटा दो। जो कल पढ़े थे वो कल सुलटाओ, आज पढ़े आज निपटा दो। और जितनी जल्दी इन चीज़ों को पढ़ोगे, कॉन्फिडेंस अंदर डेवलप होगा, आपके अंदर एग्जाम फाइट करने का उत्साह बढ़ता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आप बढ़िया रैंक के साथ एग्जाम फाइट करके आ जाओगे। ठीक है, बस इस समय आपके पास एक ही काम है कि आपको पढ़ना है। बाकी घर वाले आपसे बैलगाड़ी नहीं चलवा रहे हैं, ना ही खेती में आपकी कचूमर निकलवा रहे हैं। कहने का मतलब थोड़ा बहुत काम है इधर उधर तो पड़ता रहता है खेती में, और उसको टाला जा सकता है, क्योंकि आप सरकारी नौकरी के जितना जल्दी करीब बढ़ जाओ उतना ज़्यादा फायदा है आज की डेट में, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी चरम पे है। आप सबको पता है कि बेरोजगारी है कि नहीं है? अगर तुम वही नुमाइंदे हो जो मोबाइल का डेटा खत्म होता है तब पता चलता है कि हमको बेरोजगारी है हमारे पास। जब तक मोबाइल का डेटा है हमको पता ही नहीं कि हमको करना क्या है। अब आजकल तो 5G अनलिमिटेड, रात को मोबाइल चला के सोए, सुबह उठे मोबाइल चलाए, खाना खा लिए, फिर मोबाइल चलाने लगे। मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चों को भी बर्बाद कर रहे हो साथ में शॉर्ट वीडियो दिखा दिखा के। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन ना आए, आप एक यूनिटी बना के रखो बढ़िया अपने अंदर ही, पढ़ाई करो और सफल होके निकलो। जितना जल्दी सफल होगे तुम्हारे घर वाले उतना जल्दी तुम्हारा क्या कर देंगे, ब्याह कर देंगे, तुम जिसकी तैयारी में जुटे हुए हो। तो जितना जल्दी सफल होगे उतनी जल्दी तुम्हारी दूसरी वाली सफलता पास में आएगी आपके। मन ही मन चाह रहे होगे कि जल्दी आ जाए, मगर ऐसे कैसे आ जाएगी, नहीं आएगी ना। हाँ, तो पहले डेवलप हो। वो जैसे एक शॉर्ट वीडियो में कहता है सक्सेसफुल चाहिए हमको। सक्सेसफुल नहीं चाहिए, सक्सेसफुल चाहिए।